हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम यूनिट 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे नीट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर हम पिछले 5 से 6 साल का एनालिसिस करें तो हम ये देखेंगे कि नीट एनटीए ने कॉन्टीन्यूसली इस चैप्टर से स्पेशली सेल साइकिल से 3 से 4 क्वेश्चन पुट किए हैं। और पिछले 4 साल से तो ओनली इसका जो इनिशिएटिव पार्ट होता है, इंटरफेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इसमें इजी आते हैं, तो कभी थोड़ा डीप नॉलेज बेस्ड आते हैं, बट क्वेश्चन कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में ये बात करेंगे कि एक सेल साइकिल के अंदर मीनिंग ऑफ सेल साइकिल कि एक सेल साइकिल एक्चुअल में होता क्या है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या मीनिंग होता है, राइट। उसके बाद में मीनिंग ऑफ सेल साइकिल के बाद में हम बात करेंगे बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल, जहाँ पे एक सेल साइकिल में क्या क्या इवेंट होते हैं और उसकी क्या क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्पेशली बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल, कि जब एक सेल साइकिल डिवाइड हो रही होती है तो उस दौरान उसमें कौन कौन से फेजेस प्रेजेंट होते हैं, राइट। और उन फेजेस के बारे में हम स्पेशली ये बात करेंगे कि चार्ट ऑफ फेजेस। उस चार्ट के बाद में दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे टाइमिंग को लेके कि ये फेजेस कितने टाइम के लिए होती है, इसमें से लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट कौन सी होती है। टाइमिंग के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल ऑफ फेजेस, देन आफ्टर इन फेजेस के दौरान एक सेल की प्लॉइडी में क्या परिवर्तन आता है, और प्लॉइडी के बाद में अमाउंट ऑफ डीएनए, कि डीएनए का अमाउंट में क्या डिफरेंस आता है। और डी स्टूडेंट देखिए, जो यहाँ का 4th नंबर पॉइंट है ना, ये पॉइंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि एक डिप्लॉयड सेल या हैप्लॉयड सेल्स को लेके या एक अमाउंट ऑफ डीएनए इंटरफेस के दौरान क्या होता है, एम फेज में क्या होगा, तो ये 4th नंबर पॉइंट हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि एक सेल डिविजन्स का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यह रहेगा यहाँ पर, मीनिंग ऑफ सेल साइकिल। तो देखिए बच्चों, सेल साइकिल, इसे अगर हम आसान भाषा में साधारण शब्दों में बयां करना चाहें तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर, इट इज़ अ सिक्वेंशियल। देखिए हर एक शब्द पे ध्यान देना, क्या क्या बोला जा रहा है। इट इज़ अ सिक्वेंशियल इवेंट, राइट। इवेंट किसका, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। पहली बात कि डीएनए का डुप्लीकेशन, उसके बाद में सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डबल एंड eventually divide into 2 सेल, या कभी कभी 4 सेल भी हो जाता है अगर मियोसिस की बात करें तो, बट हम बोल सकते हैं जनरली एक पेरेंटल सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल में डिवाइड होता है। तो ये तो हमारा मीनिंग ऑफ सेल
इसके बाद में सेकेंड पॉइंट ये होता है कि सेल के बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो हम ये बोलेंगे बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट सेल साइकिल के बेसिक फीचर्स में पहला पॉइंट ये होता है इसमें कि इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट। बात समझ में आई? जैसे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो कि कई सारे कंपाउंड्स मिलके एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा ही एक सेल जब डिवाइड हो रहा होता है उस दौरान सेल साइकिल में कोऑर्डिनेटेड इवेंट होते हैं। कई छोटे छोटे इवेंट मिलके एक कंप्लीट सेल साइकिल इवेंट बनाते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोसेस था जब हमने बात की कोऑर्डिनेटेड इवेंट। दूसरी बात, अगर हम सेल साइकिल इवेंट की दूसरी की बात करें तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि सेल साइकिल जो होता है ना, इट इज़ अ अंडर जेनेटिक कंट्रोल प्रोसेस। मतलब एक सेल साइकिल जेनेटिकली कंट्रोल होता है, राइट। यहाँ आप नोट डाल के एक चीज़ ये लिख सकते हो कि अगर हम ये बोलें इफ़, एक स्पेशल कंडीशन बनती है, इफ़ कंट्रोल लॉस, अगर एक सेल साइकिल में सेल अपना लॉस कर देता है कंट्रोल का, तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे देन कैंसर अकर। बात समझ में आई? तो जनरली जब कैंसर डिजीज़ होती है उसमें यही होता है कि जब सेल अनकंट्रोल कंडीशन डिवाइड करता है तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर ऑर्गन या एक सिस्टम पर एक ट्यूमर बनने लग जाता है, जिसे हम बोल देते हैं कैंसर कंडीशन, राइट। तो ये एक स्पेशल कंडीशन बन गया बच्चों। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो उस दौरान तीसरा फीचर्स क्या बन सकता है? तो हम ये बोलते हैं कि सेल साइकिल इज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल, कि किस टाइप का सेल है उसके अकॉर्डिंग भी सेल साइकिल कंडक्ट किया जाता है, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि सेल साइकिल के कौन कौन से इवेंट्स स्टार्ट होते हैं ना। देखिए जहाँ पे आइए, मेजर फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो देखिए बच्चों, सेल साइकिल को समझना है तो हमें इसे क्यों ना एक चार्ट के थ्रू समझा जाए, जिससे आपको हर एक पॉइंट, हर एक इवेंट समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर एक सेल साइकिल का अगर हम चार्ट ड्रॉ करने बैठे तो हम ड्रॉ के पॉइंट में ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए इधर अब हम बात करते हैं सेल की। एक सेल साइकिल जब कंडक्ट हो रहा होता है ना, उस दौरान उसमें सबसे पहले आता है आई फेज। उसमें सबसे पहले आएगा आई फेज। देखिए इन फेजेस के कई सिनोनिम होते हैं, कई नाम होते हैं, बट हम मेजरली तो इन्हें यही बोलते हैं आई फेज एंड एम फेज। आई फेज यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? आई फेज यहाँ बता रहा है इंटर फेज, राइट। और एम फेज बताता है मियोटिक या माइटोटिक फेज, जिसे हम बोल देते हैं डिविजनल फेज ना। तो एम फेज बताता है यहाँ पर माइटोटिक या फिर मियोटिक फेज। अब आप बोलोगे सर दोनों किससे पता चलेगा हमें कि कौन सा कहाँ क्या बोला जा रहा है? तो देखिए वो डिपेंड करता है सेल किस टाइप की डिवाइड हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग। ये हम बात करेंगे एम फेज के अंदर, बट अभी हम जनरली ये बात करेंगे माइटोटिक एंड मियोटिक फेज के दौरान कौन सा फेज को क्या बोला जाता है ना। ओके, सो माइटोटिक एंड मियोटिक फेज की बात की जा रही है, राइट। देखिए आज का लेक्चर हमारा कम्प्लीटली ओरिएंटेड रहेगा आई फेज पे, तो हम ज़्यादा बात करेंगे आज आई फेज को लेके। तो इस आई फेज को हम अगर फर्दर
क्लासीफाई करें तो हम ये बोलेंगे आई फेज। अगेन इसको क्लासीफाई किया जाता है 3 सब फेजेस में, जिनके क्या क्या नाम होते हैं, तो जिनके नाम रहेंगे G1 फेज, जिसे बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। ठीक है, उस गैप फेज के बाद में आता है S फेज, और एट द एंडिंग ये बनेगा G2 फेज, जिसे बोल देते हैं सेकेंड गैप फेज, राइट। और M फेज की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट हाँ इतना हम यहाँ करेंगे, M फेज आगे फर्दर क्लासीफाई होती है, जिसकी अपनी खुद की 2 सब फेजेस होती है। इनके अंदर पहला जो फेज होगा इसका वो रहेगा कैरियोकाइनेसिस एंड देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस। एम फेज डिवाइड होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनकी ना। अब सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो इंटरफेज में अंदर G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इनके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो हमें इनके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कितने ड्यूरेशन के लिए होती है। पहली बात तो इनका टाइमिंग को लेके कि कितने देर की होती है। दूसरी बात डिटेल ऑफ द फेजेस, कि इन फेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। और दूसरी बात में प्लोइडी एंड अमाउंट ऑफ द DNA। ओके, तो इस फेजेस को हम समझने के लिए हम एक छोटा सा पाई चार्ट और बना लेते हैं, जिससे हमें सब कुछ कंप्लीट क्लियर हो जाना है हमारा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम एक सेल की लाइफ साइकिल या सेल साइकिल को एक सर्कल में ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा, जहाँ पर हम ये बताएंगे एक सेल जब अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है ना, तब उस दौरान उसके पास ये 4 सब फेजेस होती है। जहाँ पर पहली जो फेज़ होगी उस फेज़ को हम बोल देते हैं G1 फेज़, राइट। ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसे हम बोलेंगे G1 फेज़। G1 फेज़ के बाद में आएगा S सिंथेटिक फेज़, उसके बाद में G2 फेज़, और ये हमारा रहेगा M फेज़, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्लासीफाई करते हैं इसको 2 पार्ट में। एक पार्ट इसका होगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। उन दोनों फेज़ को मिलाकर बोल देते हम कि कैरियोकाइनेसिस, और ये होता है साइटोकाइनेसिस। इन दोनों फेज़ को मिला के बोल देते हैं M फेज़। ओके, तो हम अगर इसे और एक पार्ट में ड्रॉ करें ना, तो हम ऐसा इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से इसे, ये हमारे पास पार्ट जो है इसे हम अगेन राइट। अब देखिए यहाँ पर, अब जो मैं पार्ट शेडेड कर रहा हूँ ना, इससे थोड़ा सा आपको इसे समझने में हेल्प रहेगी कि इस G1 से लेके और यहाँ G2 तक के फेस को हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट हमारे पास रहेगा कंप्लीटली इंटरफेस, राइट। ये हमारे पास पार्ट आ जाएगा इंटरफेस, जो ये पिंकिश पार्ट आ रहा है ना, इसे हम बोल देंगे इंटरफेस। जबकि जो ये ग्रीनिश पार्ट है इसे हम बोल देते हैं इट्स M फेज, राइट। ओके, तो देखिए इधर ये हमारे पास पार्ट होगा हमारा, सॉरी, ये हमारे पास पार्ट होगा M फेज, और इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं इंटरफेज, रेस्ट फेज, राइट, लॉन्गेस्ट फेज। तो ये आपको पार्ट हेल्प करेंगे आपको ना। अब हम चलते हैं इनके टाइम ड्यूरेशन को लेके, राइट। तो अब हम बात करते हैं इनकी नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन को लेके। चलो एक बार हम इन शॉर्ट देख लेते। अभी तक हमने क्या पढ़ा इस क्लास में, हमने क्या देखा, ये पॉइंट देखते हैं ताकि थोड़ा आपको कनेक्टिविटी बनी रहे ना। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं आपकी यूनिट
थर्ड का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इज इट क्लियर? जहाँ हमने बात की, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ द सेल साइकिल, बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल एंड मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। जहाँ हमने बात की सेल साइकिल के मीनिंग को लेके, तो हमने बोला इट इज़ सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ अ डीएनए डुप्लीकेशन, राइट। दूसरी बात, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डबल लाइक आवर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, XYZ, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, चैप्टर फर्स्ट के अंदर ना, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, किस सेल के बारे में सारी बात की थी हमने। जो भी सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो सब डबल होते हैं और इवेंचुअली एक पेरेंटल सेल डिवाइड होके बनाता है 2 डॉटर सेल्स। तो ये होता है मीनिंग ऑफ सेल। देन आफ्टर बेसिक फीचर ऑफ सेल की अगर बात की जाए, तो बेसिक फीचर्स में इट्स अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट, मतलब एक G1 एक इवेंट हो गया, एक S हो गया, एक G2 हो गया। तो ये सारे इवेंट कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करके एक सेल साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम मेजर फॉर्म में ये बोल सकते हैं I फेज और M फेज, इट्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। सेकेंड बेसिक फीचर्स में आता है इट्स अ जेनेटिकली कंट्रोल, मतलब एक सेल को जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है सेल साइकिल के दौरान। थर्ड पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द सेल, कि सेल जिस टाइप की होती है उसके अकॉर्डिंग सेल साइकिल चेंज होता रहता है। इसके ड्यूरेशन को लेके कि कभी G1 फेज, S फेज की ड्यूरेशन का क्या टाइम होता है। मेजर फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, जहाँ पे उन्होंने बोला कि I फेज और M फेज सेल के 2 साइकिल होते हैं, G1, S, G2 मिलकर S इंटरफेज को कंप्लीट करते हैं, M फेज को कंप्लीट करते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये बात करते हैं टाइमिंग ऑफ द सेल साइकिल। ओके, तो इसे हम एक ह्यूमन सेल के एग्जांपल से बात समझते हैं, तो जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा पॉइंट ये। तो देखिए द टाइमिंग ऑफ सेल साइकिल, टाइमिंग ऑफ सेल साइकिल। तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करें, तो ह्यूमन सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स। इज इट क्लियर? 24 घंटे में ह्यूमन सेल डिवाइड होके न्यू सेल बनाती है, राइट। इसमें से ध्यान रखना कि I फेज जो इंटरफेज वाली ड्यूरेशन है ना, ये I फेज ड्यूरेशन स्पेंड करती है 95% टाइम। इट मीन्स इस 24 घंटे में से 23 आवर्स स्पेंड किया जाता है I फेज के दौरान, राइट। और रिमेनिंग टाइम 1 आवर्स जो 5% रहेगा वो M फेज में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे I फेज और जो M फेज है, M फेज 5% टाइम ड्यूरेशन स्पेंड करेगी, जिसमें आएगा हमारा 1 आवर्स। अब इस I फेज के जो 23 आवर्स है, ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इन 23 आवर्स, एक मिनट का थोड़ा लोकेशन ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा यस, ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि हमें इसको और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, थोड़ा हम इसको नीचे रख देते हैं ना। यस, तो ये I फेज। अब जो 90% 5 आवर्स है ना G1, ये इस 23 आवर में से अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फेज को लेके पूछा गया ये क्वेश्चन, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर सेल इंटरफेस के दौरान G1 फेज में कितना टाइम होता है, तो G1 फेज में होता है 11 आवर्स। इज इट क्लियर? उसके बाद में S फेज में सेल अपने टाइम स्पेंड करती है 8 आवर्स। ओके, और थर्ड पॉइंट में आएगा G2, जहाँ पे सेल अपने टाइम स्पेंड करेगी 4 आवर्स। ओके, ये एक अप्रोक्सीमेट टाइम हो गया जहाँ पे सेल ने अपना सेल साइकिल टाइम ड्यूरेशन को बता दिया, राइट। इसका मतलब अब हम क्या ये बता सकते हैं कि सेल साइकिल के दौरान सेल के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे
सेल ड्यूरेशन के दौरान सेल साइकिल में G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, यस और नो? यस, ओके। तो G1 फेज में G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, देन आफ्टर S फेज, G2 फेज एंड M फेज। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से कितने मज़ेदार क्वेश्चन बन सकता है या कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अगर आपसे ही पूछा जाए विच वन फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग सेल साइकिल, ऑप्शन 4 होंगे तो आप टिक करोगे किस पर? G1 फेज पे। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट फेज, अगर ऑप्शन में लिखा हो इंटरफेज तब आप टिक करोगे G2 फेज पे। अगर पूछा जाए विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, इंटरफेज का जिक्र ना करें तब हम बोलेंगे M फेज। तो अच्छे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहाँ हमें ये देखना होता है कि वो पूछ क्या रहा है, वो एक ओवरऑल आई फेज इंटरफेज के दौरान पूछ रहा है या मैं वो सेल साइकिल की बात कर रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, राइट। अब इसके बाद में ये आती है डिटेल ऑफ द फेजिस। तो डिटेल ऑफ फेजिस में हम ये बात करेंगे डिटेल ऑफ फेजिस या फिर ये बोले चेंजेस ऑफ फेजिस, कि किस फेज में क्या क्या इवेंट होता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आई फेज या इंटरफेज, जिसे हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, राइट, या कुछ क्रियोप्लाज्मिक ग्रोथ भी होती है। बट सेल यहाँ पे डिविजनल फेज में नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, ओनली प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेशन हो रही होती है। इसीलिए इसी आई फेज को प्रीपेट्री फेज भी बोल दिया जाता है, राइट। अब इसके अंदर जो 3 फेज हैं, हम इन तीनों फेज को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले बोलेंगे G1 फेज में जो बात की जाए तो यहाँ पर सेल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ शो करता है। क्या बोला मैंने? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जहाँ पर सेल किस टाइप से ग्रोथ करेगा, तो लेट सपोज अगर ये हमारे पास ये इनिशियल स्टेज में एक सेल है, राइट, जिसने अपने आप को इस फॉर्म में रखा हुआ है। अगर ये सेल G1 फेज के अंदर प्रेजेंट होती है तो ऑब्वियसली इस सेल का शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब सेल ने अपने आप को साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ किया है, राइट। इस दौरान क्या क्या होता है, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान होगा सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, जिसमें हम बोलेंगे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस के थ्रू। उसके अलावा एंजाइम फॉर्मेशन, जिसे हम बोल सकते हैं कि सेल इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये G1 फेज के दौरान होता है कि स्पेशली प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है तो आप क्या बोलोगे कि ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट में होता है, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। हालांकि कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये क्या बातें कर रहे हो आप। तो देखिए बच्चों, जब हम 12th क्लास में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे तब इन प्रोसेस की बात की जाएगी। अभी आप ये समझिए कि अगर एक सेल में प्रोटीन फॉर्मेशन करना है तो कैसे किया जाता है। तो उसके लिए प्रोसेस ऐसा होता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कि हमें सबसे पहले DNA से क्या बनाना होगा, RNA, और उस RNA से बनेगा प्रोटीन। बात समझ आई? तो DNA से RNA बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और RNA से बनना है प्रोटीन, इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। अभी इतना समझिए, बाकी छोड़ी इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं लेना। अभी हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल के पर्सपेक्टिव से कि G1 फेज में क्या क्या प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, राइट। G1 फेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इट्स अ डिपेंड ऑन, G1 जो फेज है ना हमारा, तो इट्स अ डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन बोथ फैक्टर्स। अब बोथ फैक्टर्स कौन से? तो बोथ फैक्टर्स आते हैं यहाँ पर इंटरनल और दूसरा होगा एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर मीन्स जीन, राइट, इंटरनल फैक्टर मीन्स जीन, और एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स फूड या एंजाइम्स फॉर्मेशन, उसे हम बोल देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर एस फेज। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे एस फेज, G1 फेज के बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं हम एस फेज। और एस फेज को मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इसे हम बोल देते हैं सिंथेटिक फेज। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सिंथेटिक किसका सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर सिंथेसिस होता है हमारे डीएनए का, राइट, और इसे हम बोल देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वो कहाँ बनता है, वो कहाँ होता है? तो वो होता है G1 फेज में, लेकिन रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज, सिंथेटिक फेज में, राइट। तो अब यहाँ पर ये फेज डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो हम ये बोलेंगे इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन। और साथ में अगर एक एनिमल की बात की जाए तो इन एनिमल सेल इसी एस फेज के दौरान सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है। तो हम बोलेंगे सेंट्रियोल गेट डुप्लीकेट, सेंट्रियोल गेट डुप्लीकेट। और तीसरा पॉइंट हिस्टोन प्रोटीन गेट्स डबल। ओके, तो देखिए बच्चों, सेंट्रियोल की बात आपने प्रीवियस चैप्टर में भी की होगी आपने, जहाँ हमने बात किया था कि जब सेल अपने आप को डिवाइड कर रही होती है तब ये सेंट्रियोल ही स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल एपरेटस को फॉर्म एंड क्रोमोसोम्स में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एस फेज आती है। अगर हम एस फेज को डायग्रामेटिक बात वे में समझना चाहें तो हम ये बोलेंगे एस फेज के दौरान क्या होगा? तो लेट्स सपोज ये हमारी एक एनिमल सेल है, इज इट क्लियर? इस एनिमल सेल में एस फेज के दौरान क्या होगा? तो हम ये बोलेंगे इस एनिमल सेल में एस फेज के दौरान एक डिवीजन तो होगा साइटोप्लाज्मिक पार्ट में, जहाँ पर सेंट्रियोल पार्ट डबल हो जाता है। ये हमारे पास आपने देखा था सेंट्रियोल और सेंट्रियोमेर में डिफरेंस आपने देखा होगा वहाँ पर आपने। तो ऐसे डायग्राम अगली सा हो गया, इसे थोड़ा हम ठीक करते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रियोल, ये ग्रोथ कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्मिक पार्ट में ना। जबकि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? तो न्यूक्लियस में देखिए, न्यूक्लियस में यहाँ पर हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, राइट। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा डीएनए पार्ट है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है यहाँ पर ना, राइट। ये हमारा पेरेंटल डीएनए था जिसका रेप्लिकेशन हुआ, और इस रेप्लिकेशन से हमारा सेम न्यूली डीएनए बन जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशंस यहाँ पर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट्स सेल, देखिए ये हमारे पास सेल पार्ट है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर हमने बोला कि यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, और इस साइटोप्लाज्मिक पार्ट में हमने सेंट्रियोल को डुप्लीकेट किया,
राइट, इसको हमने डुप्लीकेट किया, राइट। और हमने ये भी देख लिया यहाँ पे क्या होता है। अब हम इसके बाद में एंडिंग फेज पाते हैं, G2 फेज। तो G2 फेज में हम स्पेशली बात करेंगे G2 फेज जिसे बोलते हैं सेकेंड गैप फेज। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेल प्रिपेयर फॉर एम फेज। एम फेज ध्यान है या भूल गए? याद कर देखो चार्ट को इधर जो हमने शुरुआत में बनाया था। बोलता है इंटरफेज के बाद में सेल साइकिल में आता है एम फेज, जहाँ माइटोटिक या म्यूटिक फेज होता है, जो कंप्लीट होता है कैरियोकाइनेसिस और साथ ही साइटोकाइनेसिस। तो ये इसी एम फेज की बात हो रही है। मतलब क्या कि जब एक सेल एम फेज में जा रहा होता है उससे पहले उसको मौका दिया जाता है G2 फेज में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने का, राइट। और इसी दौरान क्या होगा, तो इसी दौरान हम ये देखेंगे कि यहाँ पर सेल अपने ट्यूबुलिन प्रोटीन को भी फॉर्म करता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म, ठीक है। और साथ में क्या यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है? तो यस, बिल्कुल होता है। तो हम ये बोलेंगे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शंस ऑल्सो प्रेजेंट। क्या सेल ऑर्गेनेल्स की लेके हम कुछ बात कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। तो हम ये बोलते हैं, देखिए मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स आर डबल इन G1 फेज, लेकिन 3 सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इस G2 फेज में बनते हैं। कौन कौन से? तो हम बोलेंगे, इस आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC मीन्स क्या हुआ? GMC मतलब हुआ गोल्जी बॉडी, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा हमारा प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो ये तीनों सेल ऑर्गेनेल्स G2 फेज में होते हैं, राइट। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक इंटरफेस को हमने एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग समझा हमने कि यहाँ पर इंटरफेस के अंदर क्या क्या तो चेंजेस होते हैं, टाइमिंग को लेके होते हैं। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं PYQ कि अभी तक इस इंटरफेस पे कैसे कैसे PYQ आए। तो देखिए लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर, राइट। क्या कि द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इन विच फेज। मुझे उम्मीद है सब बच्चे जवाब दे सकते हैं कि सेंट्रियोल कहाँ होता है। तो यस, आप बोलोगे सर S फेज में। देखिए आया क्वेश्चन यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। S फेज को G2 फेज, क्यूसेंट फेज, G1 फेज। ये फेज हमने बताई नहीं, अभी हम बताएंगे। G0 फेज को क्यूसेंट फेज बोलते हैं। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि S फेज प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? आप बोलोगे सर S फेज में तो नहीं होता है, G1 G2 फेज में हो सकता है। इनएक्टिव फेज किसे बोलते हैं? तो इस क्यूसेंट फेज को G0 फेज को बोलते हैं। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन बता सकते हो आप? यस, सारे सवालों को जवाब दे सकते हो आप। DNA रेप्लिकेशन आप बोलोगे सर ऑब्वियसली S फेज में। देखिए क्वेश्चन इजी था लेकिन आया एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन भी इजी था। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स एविडेंट। ये हम कल की क्लास में देखेंगे जहाँ हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस। उसमें बात करेंगे हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, राइट। बट छोड़िए इस क्वेश्चन को, बट आगे देखिए क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग G1 फेज कि G1 फेज में क्या होता है। Reorganization of the cell components take place. Cell metabolically active grow but do not replicate in DNA. Nuclear division take place. DNA synthesis in take place. Right? तो क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा इसमें? तो हम बोल सकते हैं ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो
बट डीएनए नॉट रेप्लिकेट। देखिए क्वेश्चन इजी है बट आया ना इंटरफेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिस्ट इन द सेल साइकिल इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस कॉल्ड इज द क्यूसेंट स्टेज, दिस प्रोसेस अकर्स एंड। देखिए जी नोट पे कितने क्वेश्चन आए। देखिए यकीन मानिए इस चीज़ पे कि ये जो आपको चार्ट बनाया है ना, इस चार्ट से कितने क्वेश्चंस नीट ने क्वेश्चन पूछे हैं। जो जी नोट फेज की हम बात कर रहे हैं ना, जी नोट फेज यहाँ पे होती है, इस फेज के अंदर होती है जी नोट फेज। चलो इसको हम बना ही देते हैं यहाँ पर। जी नोट फेज की जो बात की जा रही है, जी नोट फेज इस जगह होती है, इसे हम बोल देते हैं जी नोट फेज, राइट। इसे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे फर्दर क्लास में, बट अभी इस क्वेश्चन को क्योंकि बार बार जी नोट का जिक्र हो रहा है तो मुझे बताना ज़रूरी था यहाँ पर। तो जी नोट फेज का हमने लेके ये बात की। देखिए द सेल्स जी नोट फेज एंटर है, और देखिए सारे क्वेश्चंस 2020 29 19 सारे क्वेश्चन जस्ट रिसेंट क्वेश्चन आए हुए सारे ना। सेल जी नोट फेज इन एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल। तो उसमें जी नोट फेज में क्या होगा, तो हम ये बोलेंगे कि सेल अपने आप को क्या कर देती है, यहाँ पर जी नोट फेज में क्या करेगी, बताओ बच्चों। यस, इसमें करेगी ये एग्जिट द सेल साइकिल। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया और बिल्कुल रिसेंटली। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल। अब तो कोई बता सकता है इसमें कि यस G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, राइट। तो इस टाइप से हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना पूछे गए इंटरफेस से, राइट। इसके बाद में अब हम बात करेंगे आगे कि आफ्टर G2 फेज अब सेल साइकिल में क्या होगा। तो उसके बाद में होता है सेल में M फेज, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास।